ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3 लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी पढ़े थे। पहला था लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी या कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि इंटरफेशियल एंगल फेशियल एंगल remains same irrespective of the shape, size and mode of growth of crystal। ठीक है, तो ये पहला हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि इंटरफेशियल एंगल हमेशा सेम रहते हैं। इंटरफेशियल एंगल क्या होता है? दो फेसेस के बीच में जो एंगल बनता है उसे इंटरफेशियल एंगल बोलते हैं। हमारे पास तीन है, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये तीनों क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, क्योंकि यूनिट सेल हमेशा सेम रहता है। अगर क्रिस्टल की शेप कम ज़्यादा है, साइज कम ज़्यादा है, शेप चेंज हो रखी है, कुछ और बन गई है शेप, या मोड ऑफ ग्रोथ, तीन तरीके के मोड मैंने तुम्हें दिखाए थे। सिर्फ तीन ही नहीं होता, बहुत सारे मोड होते हैं क्रिस्टल को ग्रो करने के लिए। तो कुछ भी ले लो, सबका यूनिट सेल क्या होगा? सेम ही होगा। और अगर कंपाउंड सेम है तो क्रिस्टल सेम रहेगा, क्रिस्टल सेम है तो उसके इंटरफेशियल एंगल भी हमेशा क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। द नेक्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। इसमें क्या था कि हमने बताया था कि अगर एक क्रिस्टल है, कोई भी कंपाउंड है और उसका क्रिस्टल है, तो उसके पास एक सेम अमाउंट ऑफ ठीक है, तो सेम अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स हमेशा प्रेजेंट होंगे एंड सेम टाइप, सिर्फ सेम टाइप के ही होंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि अगर तुम्हारा क्यूब है तो क्यूब के पास कितने होते हैं? 23 एलिमेंट्स होते हैं, तो वो हमेशा 23 रहेंगे, चाहे तुम्हारा शेप अलग हो, साइज अलग हो या मोड ऑफ ग्रोथ अलग हो। अगर यूनिट सेल सेम रहेगा, कंपाउंड सेम है तो उसका यूनिट सेल सेम रहेगा, यूनिट सेल सेम है तो उसके सिमेट्री एलिमेंट्स भी सेम ही रहेंगे। तो 23 थे, जिसमें 13 हमारी CN थी, एक हमारा I था और 9 हमारे सिग्मा प्लेन थे। तो हमेशा ये ही रहते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्रिस्टल का शेप, क्रिस्टल का साइज या क्रिस्टल कैसे बनाया गया है। ठीक है, तो कल हम लोग लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस कर रहे थे जो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं आज इसको फिर से बता रहा हूँ। इंटरसेप्ट मेड बाय एनी फेस। मैंने एक फेस लिया है क्रिस्टल का, फेस ऑफ अ क्रिस्टल, जो मैंने कंसिडर किया है PQR। तो PQR एक क्रिस्टल बनाया है मैंने। तो क्रिस्टल क्या होगा? बहुत सारे यूनिट सेल मिलके एक बड़ा सा क्रिस्टल बनाएंगे, और क्रिस्टल के बहुत सारे फेसेस होंगे, तो उसका मैंने एक साइड ले लिया, एक फेस ले लिया। एक फेस मैंने कौन सा ले लिया? PQR ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले यूनिट सेल होते हैं। यूनिट सेल जब बहुत सारे n यूनिट सेल को मैं 3 डायमेंशन में अरेंज करूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा? क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, तो क्रिस्टल लेटिस क्या होगा? उसके एक्स डायरेक्शन भी होगी, वाई डायरेक्शन में भी कुछ वैल्यू होगी और जेड डायरेक्शन में भी कुछ वैल्यू होगी। तो यूनिट सेल जब एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो ऐसे बनेगा, वाई डायरेक्शन में मूव करेगा तो ऐसे होगा, और जेड डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो इस तरीके से तुम्हें दिखाई देगा। तो 3 डायमेंशन उसका स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। तो n नंबर ऑफ यूनिट सेल, जब बहुत सारे यूनिट सेल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, एक क्यूब दूसरे क्यूब से, तीसरे क्यूब से, चौथे क्यूब से, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में मिलता है, तब वो क्या बनाता है? एक क्रिस्टल लेटिस। अब ये क्रिस्टल लेटिस की एक्स डायरेक्शन भी होगी, वाई डायरेक्शन भी होगी और जेड डायरेक्शन होगी। 3 डायरेक्शन में होगा। एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि 2 सेंटीमीटर है, वाई डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर है और जेड डायरेक्शन में 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक्स डायरेक्शन में जो उसकी लेंथ है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में सेम हो। सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, मेजरली डिफरेंट ही होती है। तो एक्स डायरेक्शन में ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे n सेल लगे हैं तो यहाँ पे भी n ही लगेंगे। यहाँ पे n-1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे n-3 ले लो,
तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है और ऐसा नहीं है कि तीनों डायरेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ यूनिट सेल अरेंज होंगे। हो सकता है कि जेड डायरेक्शन में यूनिट सेल है ही नहीं और वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में यूनिट सेल अरेंज हो गए हैं, तो वो क्या हो गया, 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर बन गया। तो जैसे देखो, ये मैंने कंसिडर किया कि एक यूनिट सेल है, तो ये यूनिट सेल क्या कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में अटैच हो रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में जब ये अटैच हुआ तो इसने 1 डायमेंशनल लेटिस बना दिया, ठीक है। अब ये 2 डायमेंशनल में अटैच होगा तो ये 2 डायमेंशन मतलब एक्स में और वाई में अगर अटैच होगा तो अब ये इसका वाई भी हो गया। तो ये क्या बन गया, 2D क्रिस्टल लेटिस बन गया, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, एक 3D होगा जब इसके ऊपर क्या हो रखी जाएंगी और फर्दर लेयर्स इसके ऊपर रखी जाएंगी। अब वो कैसे रखी जाती हैं वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का है, ए बी और ए बी टाइप का, ठीक है। तो ये दूसरी लेयर हो गई, इसी के ऊपर मैं तीसरी लेयर भी रख सकता हूँ। तो इसकी क्या बढ़ती जाएगी, हाइट ऐसे करके बढ़ती जाएगी। तो एक लेयर ए है, फिर उसके ऊपर बी रखी गई है, उसके ऊपर सी रखी गई है, तो इसकी इस तरीके से हाइट भी बढ़ती जाएगी। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है, प्लेन से बाहर निकलती है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि वन डायमेंशन में जितने एटम्स या जितने यूनिट सेल लगे हैं वाई डायरेक्शन में भी उतने ही लगने चाहिए, जेड डायरेक्शन में भी उतने ही लगने चाहिए, ऐसा नहीं है। एक्स और वाई और जेड ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो सकता है कि वो आगे पीछे हो, ठीक है। कि मतलब एक्स की वैल्यू ज़्यादा हो, वाई की वैल्यू कम हो, जेड की वैल्यू और ज़्यादा हो, तो ऐसी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मैं बस तुम्हें यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग नंबर ऑफ यूनिट सेल लगे हो सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, सो ये मैंने तुम्हें बता दिया कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जो भी होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो, वो अलग अलग हो सकते हैं। अब मैंने क्या ले लिया, एक पी क्यू आर एक प्लेन ले लिया। तो पी क्यू आर एक प्लेन है, इस तरीके का मेरा प्लेन है, और ये जो प्लेन है वो क्या कर रहा है, ये 3 जगह पे, ये 3 डायमेंशनल प्लेन है और ये क्या कर रहा है, तीनों डायरेक्शन में कुछ इंटरसेप्ट कर रहा है। इंटरसेप्ट का मतलब मैंने तुम्हें कल भी बताया था, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कोई भी लाइन या कोई भी प्लेन जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटता है या जेड एक्सिस को काटेगा, तो जिस पॉइंट पे वो काटता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 2, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 1 2 है, तो वाई इंटरसेप्ट हो गया 3, एक्स इंटरसेप्ट हो गया 2, ठीक है। तो ऐसी एक्स और वाई की हम लोग एक्सिस देखते हैं और एक्सिस पे किस पॉइंट पे वो प्लेन या किस पॉइंट पे वो लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस को कट कर रही है, जिस पॉइंट पे वो कट करेगी उसे हम लोग बोलेंगे इंटरसेप्ट। और ये इंटरसेप्ट की वैल्यू कहाँ से होती है, जीरो से होती है। नीचे ओरिजिन जीरो लेना है और उसके बाद यहाँ पे मेजर करना है कि ये कितने सेंटीमीटर पे इस लाइन ने काटा है, जितने सेंटीमीटर पे उसे काटा है लाइन को उसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। इसमें भी कोई नई बात नहीं है। एक और चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी कि जब हम लोग स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये जो c होता है दिस इज योर इंटर ग्राफिकल क्वेश्चंस आएंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये क्या है और कैसे है, ठीक है। फिलहाल इसको रब करते हैं, ठीक है। अब वापस डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रही है, इंटरसेप्ट मेड बाय एनी फेस ऑफ अ क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस ले लिया, ठीक है, इसका कोई फेस ले लिया पी क्यू आर, और ये पी क्यू आर क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे 3 इंटरसेप्ट कर रहा है। क्यू पी क्यू आर पी रेस्पेक्टिवली कर रहा है, तीनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो ये 3 इंटरसेप्ट हो गए। कौन से इंटरसेप्ट है, क्यू है, आर है एंड पी है। तो क्यू आर पी इंटरसेप्ट मेड बाय एनी फेस ऑफ अ क्रिस्टल लेटिस इज रेशनल नंबर मल्टीपल ऑफ यूनिट सेल इंटरसेप्ट। तो ये क्या है, यूनिट सेल इंटरसेप्ट का रेशनल नंबर से मल्टीपल होके बनता है। क्या मतलब हुआ, मैंने तुम्हें बताया। अच्छा पहले एक चीज देखते हैं, पहले रेशनल नंबर देखते हैं क्या होता है। तो रेशनल नंबर मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि एनी नंबर दैट कैन बी expressed in terms of
पी बाई क्यू। इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन में, ठीक है, अगर कोई चीज़ को हम लोग डिनोट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो 1 भी हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि मैं 1/1 लिख सकता हूँ। 2 भी हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि 2/1 लिख सकता हूँ। 3 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि उसको भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। 1/2 ऑब्वियसली इट्स ऑलरेडी अ फ्रैक्शन, तो ये भी है। 3/4 है, ठीक है, और ये नेगेटिव में भी होता है, ठीक है ना, इंटीजर का पूरा इंक्लूड होता है, -1 -2 भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये रेशनल नंबर है, कोई भी ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में डिनोट हो जाए और फ्रैक्शन में एक्सप्रेस हो जाए या फ्रैक्शन में लिखा जा सके, उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या है, ये रेशनल नंबर हो गया। मल्टीपल का मतलब क्या है, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, यूनिट सेल इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन, प्लेन का कोई इंटरसेप्ट किसके इक्वल होता है, रेशनल नंबर इनटू यूनिट सेल इंटरसेप्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन ये है, ये तुम्हारी डेफिनेशन आ गई। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि क्रिस्टल लेटिस इज इक्वल्स टू रेशनल नंबर इनटू यूनिट सेल। तो बहुत सारे जैसे यूनिट सेल हैं, अगर ये रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, तीनों डायरेक्शन में लग जाए, तो वो क्या बना देते हैं, क्रिस्टल लेटिस बना लेते हैं, ठीक है। तो आगे चलने से पहले मैं तुम्हें, हाँ पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे ओ आर, ये ओ आर है जो है, वो क्या है, वाई इंटरसेप्ट है क्योंकि ये वाई एक्सिस को काट रहा है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस को आर पे काट रहा है, जेड एक्सिस को पी पे काट रहा है, और एक्स एक्सिस को क्यू पे काट रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ओ आर क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, वाई को इंटरसेप्ट कर रहा है, काट रहा है। ओ क्यू क्या है, एक्स एक्स इंटरसेप्ट है क्योंकि ये एक्स को काट रहा है, एंड ओ पी क्या है, जेड इंटरसेप्ट है क्योंकि ये जेड को काट रहा है, ठीक है। ये ओ क्या है, ये ओ ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन से ही लेते हैं हम लोग वैल्यू कि कितनी है, हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, ओरिजिन से, ओरिजिन को 0 मानेंगे, फिर 1 2 3 उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूनिट सेल लिया, ये हो गया मेरा यूनिट सेल। अब ये जो यूनिट सेल है, इसका इंटरसेप्ट इधर हो गया, ये इधर इंटरसेप्ट हो गया, ये इंटरसेप्ट ये हो गया। तो ये ओरिजिन है, इसको मैंने ओ ले लिया, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये जो यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल भी क्या करेगा, इंटरसेप्ट प्रोड्यूस करेगा जब ये एक्स वाई जेड एक्सेस पे हम लोग बनाएंगे। लेकिन जब मैं प्लेन बनाऊंगा, तो प्लेन क्या है, वो बहुत सारे यूनिट सेल से बना हुआ है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस तरीके का मैंने ये प्लेन ले रखा है, ये ओ है, पी क्यू आर है, ठीक। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन बना हुआ है यूनिट सेल से, लेकिन कितना यूनिट सेल, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको फॉर द टाइम बिंग आर एन लिख देता हूँ, जो कि क्या है, रेशनल नंबर। तो बहुत सारे यूनिट सेल किसी भी नंबर में जब मिल जाएंगे तो वो प्लेन बनाएंगे, और प्लेन अब ये आर एन क्या है, ये आर एन है रेशनल नंबर। अब इस रेशनल नंबर को क्यों लिया गया,
रेशनल नंबर को इसलिए लिया गया क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यूनिट सेल इंटीग्रल में जुड़े, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक यूनिट सेल जुड़ा, 2 जुड़े, 3 जुड़ा, 4 जुड़े, तो 1 का मतलब इंटीग्रल नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि एक्स डायरेक्शन में 2.5 जुड़ गए, ठीक है, तो आधा जुड़ा है, ठीक है, और ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है, मतलब है तो ये डेसिमल, लेकिन इसको रेशनल नंबर में दिया जा सकता है, मतलब लिखा जा सकता है। हो सकता है कि वाई डायरेक्शन में 2 जुड़ गए, हो सकता है जेड डायरेक्शन में 3/2 जुड़े, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे यूनिट सेल मिलके एक ये बनाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि 0.5, 0.25, 0.05 यूनिट सेल भी क्या हो जाए, उसमें अटैच हो जाए। ओके, सो ज़रूरी नहीं है कि ये कौन क्या है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे n नहीं लिखा। n क्या हो जाता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो जाता है, कि कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि ये नेचुरल नंबर में जुड़ा है या फ्रैक्शन में जुड़ा है या डेसिमल्स में जुड़ा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग रेशनल नंबर लेके इसको चलते हैं। दूसरी चीज़, हमें ये भी नहीं पता कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में इक्वल नंबर जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है। सो अगर नहीं पता तो ये हो सकता है कि एक्स डायरेक्शन में कुछ m नंबर जुड़े हों, y डायरेक्शन में n नंबर जुड़े हों और z डायरेक्शन में p नंबर जुड़े हों, ठीक है। वेयर m इज़ नॉट इक्वल टू n इज़ नॉट इक्वल टू p। ऑब्वियसली तीनों इक्वल नहीं होंगे, नहीं तो तीनों अगर इक्वल होते तो मैं n लिख देता तीनों के लिए, या m लिख देता, एक ही यूज़ कर लेता, लेकिन तीनों की वैल्यू क्या हो सकती है, अलग हो सकती है, कि हमें नहीं पता कि ये क्या है। ज़रूरी नहीं कि ये 2 है, 2 है, 2 है। अगर ये तीनों की वैल्यू सेम होती तो n दो ही यूनिट सेल मिलके बन रहे हैं, लेकिन इनकी वैल्यू क्या हो सकता है इसकी 2.5 है, इसकी 3.5 है, इसकी 7 है, ठीक है। तो मतलब क्या है, जेड डायरेक्शन में ज़्यादा यूनिट सेल अटैच हुए हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन में कम यूनिट सेल अटैच हुए हैं, और ये अलग शेप प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, सो ये यूनिट सेल जब मिलेंगे तो ये होगा। तो मैं इसमें यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इंटरसेप्ट ऑफ यूनिट सेल इन एक्स डायरेक्शन इज ए। अब हमें पता है यूनिट सेल के एजेस होते हैं 3 तरीके के, ए, बी एंड सी। ए को हम लोग लिखते हैं एक्स एक्सिस के लिए, बी को लिखते हैं वाई एक्सिस के लिए, और सी को लिखते हैं जेड एक्सिस के लिए। किसी को भी कुछ भी लिख सकते हैं, बट इट इज जस्ट द कन्वीनियंस, कि हम अपनी कन्वीनियंस के लिए एक्स को ए ले लेते हैं, वाई को बी ले लेते हैं और जेड को सी ले लेते हैं। तो इंटरसेप्ट ऑफ यूनिट सेल इन एक्स डायरेक्शन को मैंने ए ले लिया, तो ये वाला है ए, ये वाला बी है और ये वाला सी। सो इंटरसेप्ट ऑफ यूनिट सेल इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, एंड इंटरसेप्ट ऑफ यूनिट सेल इन z डायरेक्शन को मैंने ले लिया c। सिमिलरली यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या था, x इंटरसेप्ट ले लेते हैं, x इंटरसेप्ट है OQ, y इंटरसेप्ट है OR एंड z इंटरसेप्ट है OP। तो अब हम लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस क्या बोलता है, कि कोई भी इंटरसेप्ट, पूरे यूनिट सेल की बात नहीं करता, एक इंटरसेप्ट की बात करता है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। किसी भी डायरेक्शन में अगर हम लोग एक इंटरसेप्ट लेते हैं, वो एक रेशनल नंबर मल्टीपल होता है यूनिट सेल के इंटरसेप्ट के। तो मैं लिख सकता हूँ ओ क्यू, जो कि एक्स डायरेक्शन में है, इज इक्वल्स टू रेशनल नंबर इंटू ए। तो यूनिट्स इंटू यूनिट सेल लिख देता हूँ, यूनिट सेल इंटरसेप्ट। तो x लिया है तो x ही आएगा, तो यहाँ पे यूनिट सेल इंटरसेप्ट क्या है, तो ओ क्यू को मैं लिख लेता हूँ m इंटू ए। तो एक ये हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा मैं लिख सकता हूँ ओ आर इज इक्वल्स टू, अब ज़रूरी नहीं है कि ये m हो सकता है कि कुछ कोई और वैल्यू हो, जैसे मैंने तुम्हें बताया 2, 2.5, 3.5 या 7, 8, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो मैं क्या लूँगा, और मोस्ट प्रोबेबली 99.9% हमेशा क्या होगा, एक डिफरेंट वैल्यू ही होगी,
ठीक है। तो इसलिए मैं इसको लिख लेता हूँ, दूसरा रेशनल नंबर ले लेता हूँ जो कि मैंने ले लिया n इंटू बी। तो यूनिट सेल का y डायरेक्शन में क्या है, b है, तो n इंटू बी एंड सिमिलरली OP इज इक्वल टू P इंटू सी। तो ये लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस ये बोल रहा है। किसी को डाउट है यहाँ पे कोई? ठीक है, आई कंसिडर किसी को कोई डाउट नहीं है। तो लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस के हिसाब से क्या होता है, किसी भी प्लेन का इंटरसेप्ट क्या होता है, एक रेशनल नंबर इंटू ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पे m n एंड p आर थ्री डिफरेंट रेशनल नंबर्स। तो ये क्या है, तीन डिफरेंट रेशनल नंबर्स हैं। ओके, अब आता है हमारा वीज इंडिसेस। तो ये वीज इंडिसेस है क्या? वीज इंडिसेस, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लेन। मतलब मुझे नहीं पता कि प्लेन कहाँ पे है, ठीक है, ये प्लेन कैसा है। तो प्लेन को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट है और तुम्हें नहीं पता ये पॉइंट कहाँ बनाना है, तो तुम क्या करोगे, उसके कोऑर्डिनेट्स लोगे, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। इसी तरीके से अगर तुम्हें प्लेन बनाना है तो प्लेन किस डायरेक्शन में है, कहाँ है, उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए होता है, प्लेन के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो 1 1 1, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, वीज इंडिसेस है। तो जैसे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिससे हम लोग पहचान सकते हैं या प्लॉट कर सकते हैं कि ये प्लेन कहाँ होगा, ये पॉइंट कहाँ होगा, उसी तरीके से अगर क्रिस्टल का कोई प्लेन है और मुझे पहचानना है कि वो कहाँ है और क्यों है, मतलब कहाँ है, और मुझे अगर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो उसके लिए मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। और कोऑर्डिनेट्स कौन होता है, वीज इंडिसेस और माइलर इंडिसेस। तो वीज इंडिसेस और माइलर इंडिसेस एक कोऑर्डिनेट की तरह काम करते हैं, एक प्लेन के कोऑर्डिनेट की तरह, जो कि हमें बताते हैं कि प्लेन कहाँ पर होगा, ठीक है। सो वीज इंडिसेस अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आगे तो मैंने बता ही रखा, तो मैं ही बताता हूँ। ठीक है, हाँ। तो मैं क्या कह रहा था, वीज इंडिसेस। तो वीज इंडिसेस क्या होते हैं, एक तरीके के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तीनों के चाहिए होंगे। तो ये जो हमारा एम एन पी आता है, जो एम एन पी तीन रेशनल नंबर आते हैं, इन रेशनल नंबर के बेसिस पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि हमारा वीज इंडिसेस मतलब हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब प्लेन कहाँ पे है। तो ये जो एम एन पी है इसी को हम लोग बोलते हैं वीज इंडिसेस। मैंने लिखा नहीं है इसको तो इसलिए मैं यही बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, तो ये क्या है, ये जो वीज इंडिसेस होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन टू द यूनिट सेल इंटरसेप्ट। तो एम एन पी हमें पता है क्या है, एम एन पी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या
एम एन पी तो मुझे पता ही है कि एम को मैं लिख सकता हूँ ओ पी क्यू, हाँ, ओ क्यू अपॉन ए। एन को मैं लिख सकता हूँ ओ, तो मैं पीछे दिखाता हूँ तो मैं ज़्यादा सही रहेगा। जहाँ से हम लोगों ने ये किया था ओ क्यू इज इक्वल टू एम इन टू ए, कहाँ से निकाला था ये हम लोगों ने लॉ से निकाला था, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस से। ओ क्यू इज इक्वल टू एम इन टू ए, ओ आर इज इक्वल टू एन इन टू बी एंड ओ पी इज इक्वल टू पी इन टू सी, स्मॉल सी है ये, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी ओ क्यू अपॉन ए, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी ओ आर अपॉन बी एंड सी की, हाँ, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी ओ पी अपॉन सी, ठीक है। वेयर ए बी सी आर दी यूनिट सेल इंटरसेप्ट, तो मैं यहाँ पे इसको फिर से लिख रहा हूँ, एम इज इक्वल्स टू ओ क्यू अपॉन ए, एन इज इक्वल्स टू ओ आर अपॉन बी एंड एम एन पी था, बी इज इक्वल्स टू ओ पी अपॉन सी, ठीक है। वेयर ए बी एंड सी आर दी यूनिट सेल इंटरसेप्ट, तो हमें ये पता है कि वो क्या है, यूनिट सेल इंटरसेप्ट है ए बी सी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन क्या बनाई है, मैंने इसकी डेफिनेशन में लिखा है इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट, क्या है, रेशियो है एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट की, तो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट है ऑफ प्लेन ओ क्यू, किसका है, ओ क्यू, ओ आर और ओ पी क्या है, प्लेन का इंटरसेप्ट है, और टू दी यूनिट सेल इंटरसेप्ट, और यूनिट सेल इंटरसेप्ट क्या है ए बी एंड सी, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या हो गए, वीज इंडिसेस हो गई, लेकिन ये अभी क्या है, सिर्फ रेशनल नंबर है, तो वीज इंडिसेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग इसकी रेशियो ले लेंगे, तो मैं लिख सकता हूँ m कॉमा n कॉमा p, ये बन गया कोऑर्डिनेट, विच इज इक्वल्स टू ओ क्यू अपॉन ए, ओ आर अपॉन बी एंड ओ पी अपॉन सी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वीज इंडिसेस, क्लियर। तो ये हो गया वीज इंडिसेस, और इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या वैल्यू है वीज इंडिसेस की या क्या कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो वीज इंडिसेस का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि हम लोग एक प्लेन को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं कि वो कहाँ पे होगा और वो क्या है, क्लियर। तो क्वेश्चन देखते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और जिसमें ये प्लेन दे दिया, हमें ये प्लेन दे दिया और हमें निकालने हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, मतलब इसके वीज इंडिसेस निकालने हैं। तो अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये तुम लोग बताओगे, पहला मैं बताता हूँ, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस प्लेन, तो ये प्लेन है, लिख लेता हूँ ए बी सी डी कोई प्लेन है, ठीक। तो प्लेन हमारा हो गया ए बी सी डी प्लेन है, इसने एक्स एक्सिस को कितने पे काटा है, दे रखा है वैल्यू कितनी a/3, ठीक है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि इसने वाई एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट बनाया और जेड एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट बनाया, बताएगा कोई मुझे, इसने वाई एक्सिस को कितने पे काटा है और जेड एक्सिस को कितने पे काट रहा है वो, ये तो जीरो जीरो लग रहा है। समझ में नहीं आया, फिर से बोलो, अ- आवाज कट गया। सर मुझे लग रहा है जीरो पे काट रहा है। जीरो पे काट रहा है, जीरो जीरो। जीरो तो ये वाला है ना, जीरो पे तो तब हेलो। काटता है, हाँ, हाँ। जीरो पे तो तब काटता है जब y की वैल्यू जीरो, y इंटरसेप्ट अगर जीरो होगा तो y की वैल्यू यहाँ पे होगी, मतलब प्लेन क्या होगा, यहाँ पे लेटा हुआ होता, समझ में आ रहा है, x है, y है जी जी। और z है,
तो मैंने कोई एक लाइन बना दी, ऐसी लाइन बना दी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, ये जो लाइन बनाई है दूसरे कलर से बनाता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा। ये मैंने एक लाइन बनाई इस पे, तो ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, 0 पे, और जेड एक्सिस को भी कहाँ कट कर रही है, 0 पे, ठीक है। तो 0 पे तब है जब वो, ये जो प्लेन है वो 0 पे खड़ा होता, ठीक है, या वहाँ पे होता, ठीक। यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये वाई एक्सिस को नहीं कट कर रहा, कट कर रहा है, नहीं कर रहा, वाई एक्सिस ऐसे है और ये प्लेन ऐसे जा रहा है, और दो, ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल लाइंस हो गए, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, समझ में आ रहा है। तो ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस पे तो है, लेकिन ये वाई एक्सिस पे नहीं है और जेड एक्सिस पे नहीं है, ना ही वाई एक्सिस को कट कर रहा है और ना ही जेड एक्सिस को कट कर रहा है। अब देखो, हम लोग क्या बोलते हैं मैथ्स में, जब दो पैरेलल लाइन जब जाती हैं, ठीक है, तो ये एक लाइन थी, ये एक्सिस था, और ये प्लेन है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो दो पैरेलल लाइन कब इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, कब काटती हैं, बताओ। सर नहीं समझे, फिर से बोलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि दो पैरेलल लाइंस जो होती हैं, पैरेलल मतलब जो दो इक्वली सेम चल रही हैं लाइंस, ठीक है, उनके बीच में यहाँ भी हम्म, इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कहीं पे नहीं। इंटरसेक्ट करते हैं, कहीं पे करते ही नहीं है। नहीं करती हैं। तो मैथ्स में हमारे पास इसका जवाब है कि वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। तो अकॉर्डिंग टू मैथ्स वो इंटरसेक्ट करती है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे, हाँ। इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जो हमें नहीं पता कहाँ है, ठीक है। तो दो लाइन अगर सेम पैरेलली चल रही हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग, वो चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी, तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते कि वो कहाँ एक दूसरे को काटेंगे, वैसे तो नहीं काटेंगे, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए कि वो दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, लेकिन मैथमेटिक्स में बोला जाता है कि दो लाइन, एक दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं इन्फिनिटी पे, मतलब कोई ऐसी बहुत दूर जाके कोई जगह होगी जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही होगी, ठीक है। तो मैथ्स में इसको इन्फिनिटी बोला जाता है, विच इज़ अ वियर्ड कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेरे हिसाब से हमें पता है कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ऐसी लाइंस होती है जिनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, अब चाहे वो इन्फिनिटी पे हो, लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो तुम्हें भी क्या करना है कि यही लिखना है कि अगर तुम देखो कि कोई प्लेन बना हुआ है और उसने वाई और जेड एक्सिस को नहीं काटा, या किसी भी एक्सिस को नहीं काट रहा है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। क्लियर। अब जो वीज इंडिसेस होता है वो क्या होता है, एम एन पी होता है, ठीक है। एम एन पी को क्या लिख सकता हूँ मैं, नीचे लिखा ही हुआ है, ठीक है। ओ ए क्या है मेरा, ए है, ओ बी क्या है, बी है, और ओ सी क्या है, सी है, ठीक है। तो ओ क्यू अपॉन ओ ए, वैसे ओ क्यू नहीं है यहाँ पे, ये पहले वाला फॉर्मूला था, मतलब पी क्यू आर जो हम लोगों ने लिया था वो वाला फॉर्मूला है कि पी क्यू आर ले रखा है, तो वो, ठीक है। तो इसको मैं ज़्यादा अच्छे से लिखता हूँ, एम एन पी, या इनका रेशियो भी लिख सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट अपॉन ए, वाई इंटरसेप्ट अपॉन बी, एंड जेड इंटरसेप्ट अपॉन सी, ठीक है, यही बात की थी। अब एम एन पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट कितना है, ए बाय 3 पे है, डिवाइडेड बाय ए, वाई इंटरसेप्ट कितना है, इन्फिनिटी, डिवाइडेड बाय बी, एंड जेड इंटरसेप्ट कितना है, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय सी। अब इनको डिवाइड करेंगे, ए से ए कट जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज एम एन पी की वैल्यू क्या है, 1/3 इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो गए बीज इंडिसेस। मतलब क्या है कि एक्स डायरेक्शन में 1/3 ऑफ द यूनिट सेल अटैच हुआ है, ठीक है, वाई एक्सिस में नहीं अटैच हुआ और जेड एक्सिस में भी अटैच नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है,
ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा होता है। यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वीज इंडिसेस। वीज इंडिसेस करना है, एक प्लेन है जो ए टू बी पे इंटरसेप्ट कर रहा है, एक्स और वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे नहीं इंटरसेप्ट कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे एक्स इंटरसेप्ट क्या है, ए, वाई इंटरसेप्ट क्या है, टू बी है, और जेड इंटरसेप्ट है, वो उसको इंटरसेप्ट नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या लेंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, तो एम एन पी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स इंटरसेप्ट अपॉन ए, वाई इंटरसेप्ट अपॉन बी एंड जेड इंटरसेप्ट अपॉन सी। तो एम एन पी की वैल्यू क्या हो गई, एक्स में क्या है, ए डिवाइडेड बाय ए, इधर क्या है, टू बी डिवाइडेड बाय बी एंड इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय सी। तो एम एन पी की वैल्यू क्या हो गई, 1 टू इन्फिनिटी, और ये 1 टू इन्फिनिटी क्या हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, मतलब 20 इंडिसेस। समझ में आया किसी को कोई डाउट इधर? बहुत ही ज़्यादा सिंपल न्यूमेरिकल है, किसी को डाउट? बस सर सेम इसी तरह बना देना हो गया। हाँ हाँ, बस बीज इंडिसेस निकालने के लिए बोला जाता है, तो प्लेन के इंटरसेप्ट्स निकालो। यूनिट सेल के इंटरसेप्ट हमेशा हम्म। ए बी और सी होते हैं, तो नीचे ए बी सी लिख दो, हाँ। और ऊपर एक्स वाई जेड के इंटरसेप्ट लिखो, वैल्यू काट दो, जो भी वैल्यू आएगी वो तुम्हारी बीज इंडिसेस होगी। ठीक समझ है, गया, सिंपल है। हाँ बहुत सिंपल है, हम्म। इसमें कुछ नहीं होता। बीज इंडिसेस निकालने के लिए बोला जाता है, तो इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब वीज इंडिसेस में कुछ प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है, जैसे तुमने देखा कि पीछे क्या आ रहा है, 1/3 एक फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, और इन्फिनिटी की वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, फ्रैक्शन हमारा दिख रहा है हमें, और इन्फिनिटी की वैल्यू दिख रही है, ठीक है। तो फ्रैक्शन और इन्फिनिटी को हटाने के लिए हम अपने कोऑर्डिनेट्स को ज़्यादा अच्छे समझने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, माइलर इंडिसेस करते हैं। तो माइलर इंडिसेस पे चलते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने दे रखा है, अ प्लेन विद इंटरसेप्ट एक्स वाई जेड है, उसका प्लेन का इंटरसेप्ट क्या है, a/4 b/3 एंड 0 है, कहाँ पे, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। यूनिट सेल इंटरसेप्ट क्या है, ए बी सी है, तो वीज इंडिसेस निकालना है। तो वीज इंडिसेस क्या हो जाएगा, 1/4 1/3 एंड 0, सिंपल। इसको इससे डिवाइड करना है, बस हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं माइलर इंडिसेस पे। तो माइलर इंडिसेस क्यों यूज़ करी गई, बीज इंडिसेस के बाद बीज इंडिसेस को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि 1/3 निकालना पड़ेगा, इन्फिनिटी है, बच्चों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको क्या किया गया, और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया। तो उसको और सिंप्लीफाई कैसे किया गया, तो टू रिमूव इनफाइनाइट वैल्यूज, क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, एंड टू रिमूव फ्रैक्शनल वैल्यू और इन्फिनिटी जो वैल्यू है उसको हटाने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया, माइलर इंडिसेस। तो माइलर इंडिसेस डिनोट किया, मतलब प्रोड्यूस किया या बनाया गया या प्रपोज किया गया, और ये जो माइलर इंडिसेस होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं एच के एल से, एच के एल, ठीक है। एच के एल है क्या है, माइलर इंडिसेस, और एम एन पी क्या है, बीज इंडिसेस, ठीक है। तो अब ये एच के एल में क्या डिफरेंस होता है, पहला डिफरेंस होता है कि बीज इंडिसेस लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ बीज इंडिसेस। तो जो बीज इंडिसेस हम लोगों ने निकाली है उसको हम लोग क्या करते थे, इन रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्यों रेसिप्रोकल कर रहे हैं, क्योंकि वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो होता है, और ज़ीरो के साथ डील करना ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा क्लियर रहता है हमारे लिए, रेदर देन डीलिंग विद इन्फिनिटी, ठीक है। क्योंकि इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करने से क्या मिलता है कि रेसिप्रोकल वन अपॉन इन्फिनिटी को करने से क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। तो ज़ीरो से डील करना ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वीज इंडिसेस को, मैं स्टेप बता देता हूँ, ये स्टेप्स है। पहली चीज क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब रेसिप्रोकल आएगा तो फ्रैक्शन भी आ जाएगी। हम लोगों ने क्या बोला कि माइलर इंडिसेस क्या करती है, इनफाइनाइट वैल्यूज को रिमूव करती है
एंड फ्रैक्शनल वैल्यू को भी रिमूव करती है। तो जैसे इधर 1/3 आ रहा है, तो 1/3 से भी डील करना ज़्यादा मुश्किल होगा रेदर देन डीलिंग विथ 3। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल, अगर मैंने कोई बीज इंडिसेस आई है 2, और 2 का बीज इंडिसेस का रेसिप्रोकल क्या होगा माइलर इंडिसेस में 1/2, लेकिन फ्रैक्शन तो फिर भी आ गया। तो इस फ्रैक्शन को रीड करने के लिए वी मल्टीप्लाई विद आर्बिट्रेरी नंबर। हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि हमारी बीज इंडिसेस, मतलब हमारी फ्रैक्शन नहीं है। वी मल्टीप्लाई विद नंबर टू गेट रिड ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, अब क्या है ये, देखो फॉर्मूला क्या है, 1 HKL है, तो H क्या होगा 1/m, K क्या होगा 1/n, और L क्या होगा 1/p। तो पहले स्टेप क्या है, रेसिप्रोकल करना है। तो माइलर इंडिसेस में क्या होता है, माइलर इंडिसेस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ these इंडिसेस मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्रेरी नंबर। कोई भी नंबर हम लोग ले सकते हैं, इस नंबर को इस तरीके से लिया जाता है और ये नंबर तीनों में सेम रहेगा। तो तीनों को इस तरीके से एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट फ्रैक्शन हमारी नहीं रहे, फ्रैक्शन को हम लोग खत्म कर सकें। ठीक है, तो MNP मैंने लिया इनफाइनाइट 1/3 इनफाइनाइट। ठीक है, ये मेरी क्या दे रखी है, बीज इंडिसेस दे रखी है। तो माइलर इंडिसेस के लिए मैं क्या करूँगा, रेसिप्रोकल लूँगा, तो 1/infinity हो जाएगा। 1/3 को 1 करूँगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/infinity। तो माइलर इंडिसेस क्या हो गया, 1/infinity होता है 0 3 0। तो हमारे पास एक नंबर आ गया क्या 030 आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इसमें कोई फ्रैक्शन ना रहे। अब फ्रैक्शन तो पहले से ही नहीं है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सो दैट ये ऐसे ही रह जाए। तो ये हमारी आ गई माइलर इंडिसेस। तो क्या करना है, वीज इंडिसेस निकालो और वीज इंडिसेस में क्या मल्टीप्लाई कर दो, वीज इंडिसेस निकालने के बाद उसे रेसिप्रोकल कर दो। जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे तुम्हारी माइलर इंडिसेस बन जाएगी। बस उसमें एक और काम क्या करना है, एक कोई भी ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे वो ना रहे, मतलब फ्रैक्शन या इन्फिनिटी वैल्यू ना रहे। तो मैं कंसिडर करता हूँ मेरा एक्स वाई और जेड इंटरसेप्ट ले लेते हैं, स्टार्टिंग से लेते हैं। इसका है 5/2a, 3/2a एंड 7/3। सॉरी ये तो b होगा और ये c होगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 इंटरसेप्ट है। यूनिट सेल इंटरसेप्ट क्या होता है, x का होता है a, y का होता है b और z का होता है c। तो बीज इंडिसेस अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, 5/2a डिवाइडेड बाय a, कॉमा 3/2b डिवाइडेड बाय b एंड 7/3c डिवाइडेड बाय c। तो ये तो घट जाएंगे, तो हमारी वैल्यू क्या होगी 5/2, 3/2 एंड 7/2। ये हो गए बीज इंडिसेस। अब बीज इंडिसेस में यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन तो अभी भी है, ये 3 आएगा सॉरी। ठीक है, तो 7/3 ये इधर वैल्यू आ गई। तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए, टू गेट रेड ऑफ दिस फ्रैक्शन, हम लोग क्या यूज करेंगे, माइलर इंडिसेस। तो माइलर इंडिसेस के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, मैं रेसिप्रोकल करूंगा। तो 5/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/5, इसका क्या होगा 2/3, और इसका क्या होगा 3/7। अब मुझे यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट इस तरीके के नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यह फ्रैक्शन ना बचे। तो किस, बताओ तुम लोग बताओ मुझे कि किस नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है।
सर किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है हाँ क्या? हाँ हाँ, सिर्फ एक ही नंबर से एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि ये सारी फ्रैक्शन खत्म हो जाए और ये प्रॉपर नंबर बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 105 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 105 डिवाइडेड बाय 5, 105 × 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड 3 × 105 डिवाइडेड बाय 7। तो इधर क्या आएगा, 5 से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 21 आ जाएगा। तो 2 × 21, इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 35, 7 × 5, 35 × 2, और इसको मैं डिवाइड करूंगा इधर से तो ये क्या बन जाएगा, 50, ठीक है। तो 3 × 50, अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 42, 670 एंड 45। ये क्लियर हुआ तुम्हें? हो गया। मैंने क्या किया, बस 5 × 3 × 7 105 के इक्वल होता है। हाँ, उसका एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई हाँ, कर तो दीजिए। एलसीएम इसका निकाल लिया, हाँ, 105 लिख दिया। अब मैं इन सबको 105 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे वाला तो कट जाएगा और क्या बचेगा, हाँ, कट 2 जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 × 7 से, इसको कर दूंगा 5 × 7 से, और इसको कर दूंगा 5 × 3 से। इसको छोड़ के इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सारे गायब हो जाएंगे और ये डायरेक्ट तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी 42, 70, 45। तो ये तुम्हारा हो गया माइलर इंडिसेस, समझ में आया? ये मैंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लिया, ऐसा ऐसा नहीं आता, मतलब इतना खतरनाक नहीं होता कि सोचना पड़े, बहुत सिंपल ही होता है। जैसे इन्फिनिटी, 1/6 एंड 2, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, वैल्यू आ गई किसकी, बीज इंडिसेस की। तो अब माइलर इंडिसेस निकालना है तो तुम्हें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है पहले इसका, जो कि किसके इक्वल हो गया, 0, 6 एंड 1/2। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये बन जाए, 2 फ्रैक्शन, से। 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, बस हो गया, हो गया। ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली, वैसे तो तुम्हारे पेपर में तो डायरेक्टली यही आएगा, व्हाट आर वीज इंडिसेस, माइलर इंडिसेस क्या होता है। एक एक एग्जाम्पल तुम्हें देना होगा तो तुम आराम से इसका एक एक एग्जाम्पल दे सकते हो। इसके अलावा, ये वैल्यू जो मैं हाँ बोलो। सर रेसिप्रोकल करके जो वैल्यू निकालते हैं मल्टीप्लाई करके, हाँ हाँ तो ये वैल्यू तो विस इंडिसेस का हुआ ना? हाँ, ये जो मैंने यहाँ पे लिया है ये वीज इंडिसेस का है। हाँ, तो तुम्हें कोई भी अपना। लेना होगा, जैसे प्लेन ले लिया तुमने, इस तरीके से कोई प्लेन ले लिया, ठीक है, और तुमने बता दिया कि ये 3 पे कर रहा है और ये 4 पे कर रहा है, ये अब ये हम्म, ए होगा, ये बी हो गया, ठीक है, और जेड एक्सिस पे ये नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, 3A, वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया, 4B, और जेड इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0। कोई सी भी तुम आर्बिट्ररी वैल्यू ले लो। अब वीज इंडिसेस तुम करोगे तो 3A/A, 4B/B एंड 0/C। तो वीज इंडिसेस क्या हो गया, 3, 4, 0, ठीक है। तो ये तो एकदम ठीक है, लेकिन अब इसको अगर तुमने माइलर इंडिसेस में कन्वर्ट करना है तो तुम क्या करोगे, 1/3, 1/4 एंड 0। 1/0। तो अब देखो तुम्हारा क्या आ गया, ये 1/3, 1/4 और 1/0, अब ये तुम्हारे वापस क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। तो अब तुम क्या करोगे, हम्म, इसको इन्फिनिटी तो हटाना था, तो इन्फिनिटी को हटाने के लिए किस क्या करोगे, फिर से रेसिप्रोकल कर दें। नहीं नहीं, फिर से रेसिप्रोकल करिए, क्या करोगे, इसको 1/∞ से डिवाइड कर दो, ठीक है। सब में आ जाएगा इन्फिनिटी। हाँ, तो सब में नहीं आएगा, इसमें इन्फिनिटी आ जाएगा, इसमें इन्फिनिटी आ जाएगा और इसमें 1 आ जाएगा, वो आ जाएगा, हाँ। ठीक है। तो किसी हम्म, भी प्रॉपर उससे तुम यूज कर सकते हो, कोई भी ऐसा नंबर यूज करना है जिससे फ्रैक्शन और इन्फिनिटी सब गायब।
ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे कुछ गलत नहीं कर दिया, जेड तो इन्फिनिटी है इधर, ये आ गया जीरो, तो ये भी करने की जरूरत नहीं है। अब तो हम्म, ठीक है, अब किससे अब तो मल्टीप्लाई 12 से करोगे? मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा। 12 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4, 12 से ये 3 और ये 0। ठीक है, 4 3 0। क्लियर? तो कोई सी भी क्लियर। वैल्यू आएगी उसको तुम बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो फिर ये हो गया चैप्टर हमारे यहाँ पे ख़त्म। खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा बेसिक करेंगे और उसके बाद फिर एल्डिहाइड कीटोन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मंडे ऑनवर्ड्स। और जो सारे पेपर हैं वो मैंने चेक नहीं किए हैं, आंसर शीट्स वो मैं सारी चेक करके मंडे तक दे दूंगा, और मंडे को मैं आंसर जो सारे मेरे आंसर्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं एक जगह पे उनको मैं अपलोड कर दूँगा।